Good morning, all of you. Our today's topic is drugs, and in this part, we will discuss about the characteristics and the different terms like the enzyme, inhibitors, antagonist, agonist, and also discuss about the mechanism of the chemotherapeutic actions. And there may be the different ways for the classification of the drugs. So we will discuss all of these terms. So first of all, we will see the definition of the drugs. What are drugs? आप drugs किन्हें कहते हैं? The drugs are those compounds whose molecular mass is in between the range of 100 to 500 AMU, and they may or may not have therapeutic एक्शन. इनका थेरेपेटिक एक्शन हो भी सकता है. थेरेपेटिक का मतलब होता है इलाज करवाना. जब आपको कोई डिजीज हो जाती है तो आप ठीक होने के लिए आप क्या करते हैं? यू विल टेक मेडिसिन. आप वहां पे मेडिसिन वर्ड यूज करते हैं. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स कैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दे मे और मे नॉट हैव थेरेपेटिक एक्शन. उनका थेरेपेटिक एक्शन हो भी सकता है, ना भी हो. मीन्स वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो भी सकती हैं, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल ना भी हो. Means they may or may not be used in the prevention or the diagnosis or the treatment of the disease are called as the drugs. On that basis कि whether they may or may not have the therapeutic action, कि उनका therapeutic action है या therapeutic action नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर जो आपकी ड्रग्स हैं वो आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है. वो ड्रग्स आपकी मेडिसिन भी हो सकती हैं और वो ड्रग्स आपकी पॉइजन्स भी हो सकती हैं. लेकिन वो ड्रग्स जो हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज हो जाती है, अगर उसको वो क्योर कर दे, देन दैट कॉल्ड मेडिसिन और आल्सो कॉल्ड एज द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स. कीमो का मतलब केमिकल, थेरेपी का मतलब आपका इलाज होना. सो दैट कॉल्ड द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स और द मेडिसिन. अगर वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल ना हो, वो हमारे बॉडी के लिए अगेंस्ट वर्क करें, मीन्स उस डिजीज को घटाने की बजाय बढ़ा दे, हमारे लिए पॉइजन का काम करती है फिर वो. सो व्हाट आर दी मेडिसिन? मेडिसिन बिल्कुल सेम डेफिनेशन रहेगी आपकी जो ड्रग्स की थी, सिर्फ हमने जो ऊपर मेन डेफिनेशन में लिखा था मे और मे नॉट हैव थेरेपेटिक यूज और द थेरेपेटिक एक्शन, उसी को हम यहाँ पे 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे. हमारी दोनों डेफिनेशन अलग अलग हो जाएंगी, मेडिसिन की और पॉइजन की. तो मेडिसिन की डेफिनेशन क्या हुई? द लो मोलिकुलर मास कंपाउंड्स व्हिच हैव द थेरेपेटिक एक्शन, मींस दे कैन used the prevention, diagnosis or the treatment of the disease are called as the मेडिसिन. आप इन्हें मेडिसिन कहते हैं. हम इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये बताते हैं कि हर जगह हम ड्रग्स वर्ड ही यूज करते रहेंगे. ड्रग्स मींस आपके मेडिसिन ही रहेगा. हम कभी भी ड्रग्स को पॉइजन की फॉर्म में ट्रीट नहीं करेंगे. हम कभी भी जब हमें कोई डिजीज हो जाती है तो क्या हम किसी भी केमिकल को ये सोच के लेंगे कि वो हमारे लिए पॉइजन का काम करे? नो. हम हमेशा जब भी किसी भी ड्रग को लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगी. इसलिए मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट में भी हमने लिखा है कोल्ड ड्रग्स. ड्रग्स हियर मींस मेडिसिन. तो आमतौर पे जब भी हम ड्रग वर्ड यूज करें तो आप उसको मेडिसिन मान के ही चलेंगे इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे सिर्फ हमने आपको डिफरेंस के लिए चीजें बता दी है. तो यहाँ पे जो हमने ड्रग्स लिखा, तो आप यहाँ पे देखो, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिसिन. तो यहाँ पे इसका मतलब मेडिसिन ही है. नेक्स्ट, पॉइजन. पॉइजन कौन होंगे फिर? विच हैव नो थेरेपेटिक एक्शन आर कॉल्ड एज द ड्रग्स. ये भी ड्रग्स हैं, लेकिन ये कौन सी ड्रग होंगी? दीज आर पॉइजन. तो ये बोलो कौन होंगे? ये आपके पॉइजन कहलाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ड्रग एक्ट एज द मेडिसिन इफ इट इज टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. जब हम बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त जब हम रेफरेंस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें बताता है टेक दैट पर्टिकुलर मेडिसिन और द टेबलेट और द सिरप एंड टेक इट इन 5 ml 10 ml और यू टेक द टेबलेट ऑफ 250 मिलीग्राम 500 mg एंड सो ऑन. तो डॉक्टर जो हमें बताता है कि आप इतना ही ले और टेक इट ओनली ट्वाइस ए डे और द थ्राइस ए डे, ओनली वंस ए डे. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, वो हमें सुझाव देते हैं कि आप ऐसे लें. अगर हम डॉक्टर की बात ना मान के, डॉक्टर ने कहा कि आप पूरे दिन में मेडिसिन को एक ही बार लेंगे, एक टेबलेट है 500 mg की, आप उसको दिन में एक ही बार लेंगे, और आपने वैसा नहीं किया, आपने उसको टू टाइम्स लिया, आपने उसको 3 टाइम्स लिया, देन इट मे एक्ट एज द पॉइजन. फिर वो पॉइजन का काम कर सकती है. तो कोई भी जो ड्रग है वो मेडिसिन का काम कब करती है? व्हेन इट इज टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द doctor. If a drug is taken in higher amount, then means against the prescription of the doctor, then it may act as a poison. फिर वो poison का काम कर सकती है.
कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? जैसे हमने अभी देखा था कीमो का मतलब केमिकल, थेरेपी का मतलब इलाज, तो ब्रांच ऑफ साइंस, ये वो ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द क्यूरिंग ऑफ द डिजीज यूजिंग द केमिकल्स, तो आप उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है कीमोथेरेपी की? मींस कीमोथेरेपी हम करवाते ही क्यों, केमिकल्स हम लेते ही क्यों है, हम ये मेडिसिन लेते क्यों? इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, हम उनको क्या कर सकें, उनके फर्दर उनकी ग्रोथ को रोक सकें और उनको किल कर सकें। तो यही बेसिक अप्रोच होती है। सो द बेसिक अप्रोच of the chemotherapy is to attack or to destroy all the microorganisms without harming the body tissues। लेकिन वो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे और बॉडी टिश्यूज को हार्म ना पहुंचाए, या टू ए लेस एक्सटेंट तक ही हार्म पहुंचाए जो हमारे लिए बियरेबल हो, जो इसको हम सहन कर सके। तो ये बेसिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी कीमोथेरेपी की। व्हेन ए ड्रग कैन एक्ट एज द मेडिसिन, जैसे अभी हमने बताया, एनी ड्रग कैन बी एक्ट एज द मेडिसिन व्हेन देयर बायोलॉजिकल रिस्पांस इज थेरेप्यूटिक। कैसा हो उसका? थेरेप्यूटिक मींस वो इलाज कर सके, मींस इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, इट कैन प्रिवेंट, इट कैन डायग्नोज, इट कैन ट्रीट ए डिजीज। इफ एनी ऑफ द ड्रग कैन treat or can cure a disease, can prevent for the further spreading of the disease, हमारी बॉडी के अंदर फर्दर स्प्रेड ना हो, मीन्स उसका जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी के अंदर जब वो जाए और फिर जो रेस्पॉन्स देगी वो उस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति वो थेरेप्यूटिक होना चाहिए, मीन्स वो इलाज वाला होना चाहिए, वो यानी हमें ठीक कर दे। तो ये उस वक्त आपकी जो ड्रग है वो किस चीज का काम करती है? आपके मेडिसिन का काम करती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ड्रग्स? आप किस ड्रग को अच्छा मानेंगे? मीन्स उसी ड्रग को हम अच्छा मानेंगे जो मेडिसिन का काम करे। तो फिर बात ये आ जाती है कि कब आपकी एक ड्रग मेडिसिन का काम करेगी। कुछ बातें तो हमने पहले ही बता दी कि अगर जो भी ड्रग आप लेंगे वो कैसे लेंगे ताकि वो मेडिसिन का काम करे, एज पर द डॉक्टर्स रेफरेंस। जो डॉक्टर ने जो रेफरेंस दी है कि भाई आप इतने mg की ले, इतने टाइम्स ले, वो तो चीज आपको ध्यान रखनी ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी होनी चाहिए, कोई भी जो आप ड्रग लेते हैं इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मीन्स हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको वो हार्म ना पहुंचाए। इट शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम जिस डिजीज के लिए उसको ले रहे हैं उस डिजीज को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। जिस डिजीज को हमने ठीक किया उससे भी ज्यादा डेंजरस कंडीशन आपके सामने आ चुकी हो, ऐसा ना हो, या उसके साइड इफेक्ट भी इनसे नहीं आने चाहिए। इट शुड नॉट इंजर द होस्ट टिश्यूज, मीन्स हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको वो हार्म बिल्कुल भी ना पहुंचाए। इट शुड बी एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। एफिशिएंसी मींस हम उस जो ड्रग है उसको हम मेडिसिन मानते हैं कि मान लीजिए आपके पास किसी पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के लिए यू हैव द टू मेडिसिन, देयर इज ए वन मेडिसिन whose requirement is only 1 मिलीग्राम, मीन्स अगर हम 1 मिलीग्राम की वो ड्रग ले लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल क्योर कर देती है, ठीक कर देती है, और वो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं छोड़ती, वो नॉन टॉक्सिक भी है। एक दूसरी ड्रग ऐसी है 1 मिलीग्राम की बजाय वो हमें 20 mg टेबलेट खानी पड़ी, उसके बाद हम ठीक हो गए। विच वन इज बेटर वन? किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? जो थोड़ी सी ली हमने, सिर्फ 1 mg की ली और उसी से हम बिल्कुल ठीक हो गए। सो दैट इज बेटर वन देन द अदर ड्रग whose requirement is more for curing the same disease। तो मीन्स इट शुड बी एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपके जो हमने बता ही दिया, इट शुड नॉट मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स आफ्टर इट यूज फॉर सम टाइम। ऐसा ना हो कि आपने कोई ड्रग ले ली, अब की बार तो आपको डिजीज हो गई, तो आपने वो ड्रग ली तो आप ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद ऐसा ना हो कि दोबारा वो आपको डिजीज हो जाए, तो आपकी बॉडी ने अब वो जो पर्टिकुलर जो पहले आपने ड्रग ली थी अब उससे आप दोबारा ठीक ही ना हो पाए। मीन्स उस ड्रग ने एक बार आपको ठीक कर दिया, हो सकता है वो डिजीज आपको दोबारा भी हो जाए, लेकिन अगर वो डिजीज आपको दोबारा हो जाती है तो वही ड्रग आपके लिए अब यूजेबल है ही नहीं, अब वो आपको ठीक नहीं कर पा रहे। मीन्स इट शुड नॉट मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स आफ्टर इट्स यूज फॉर सम टाइम, तो वो उसको रेजिस्टेंट ना बना दे। तो ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी ड्रग के अंदर है तो वो मेडिसिन का काम कर सकती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट आपकी कुछ बड़ी बेसिक डेफिनेशन है जो भी हम देखने वाले हैं, जो जनरली यूज होती है कि जब ये ड्रग अपना एक्ट करती है उसके दौरान, जैसे टारगेट मोलिक्यूल्स, फिर रिसेप्टर, केमिकल मैसेंजर, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, ये डिफरेंट चीज है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान होगा हमने जो हमारा लिपिड वाला जो लेक्चर है जिसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो आपकी
जो लिपिड्स आपके डिफरेंट टाइप के थे, सिंपल, कंपाउंड और द डिराइव्ड लिपिड्स। उसमें से हमने जो कंपाउंड लिपिड के बारे में आपको बताया था उसका एक एग्जांपल था फॉस्फोलिपिड्स। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो लाइफ जिसे कहा जाता है उसे आप सेल कहते हैं। तो जो सेल होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जितने भी कंटेंट है वो क्या रहते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, वो स्कैटर्ड नहीं हो पाते। तो वो शेप देती है, वो चीज कौन थी, हमने बताया था दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। बोलो कौन थी वो, सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, वो लिपिड्स की थी, फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन थी, तो फास्फोलिपिड बाइलेयर जिसे कह रहे हैं, वो दो लेयर बनती कैसे थी, हमने आपको बताया था। उसमें एक पोलर हेड होता है, फास्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर थी, देयर इज ए पोलर हेड। देखो जैसे अभी हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया, पोलर हेड, ये नॉन पोलर टेल, एंड सो ऑन, द पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। इस टाइप से ये कंबाइन करके एक लेयर बन जाती है, ये आउटर सरफेस बन गया आपका। एंड सो ऑन, इसी टाइप से दूसरी लेयर है और ये आपका इनर सरफेस बन गया। तो ये टू लेयर हो गई, इसीलिए इसको बाई लेयर कहते हैं। ये फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, और ये जो फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है बोलो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड बाई लेयर्स की। इसमें पोलर हेड होते हैं और नॉन पोलर बोलो इसमें क्या होते हैं, टेल, दैट इज द फास्फोलिपिड बाई लेयर। इसमें आपका ये एक्सटर्नल सरफेस होता है और ये आपका इंटरनल सरफेस हो जाता है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स भी होती हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक्सटर्नल सरफेस से स्टार्ट होती है और इंटरनल सरफेस तक चली जाए, दिस कॉल्ड द टनल प्रोटीन्स, आपको बताया था। तो ये जो टनल प्रोटीन्स होती हैं, इसमें जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके ऊपर आपको एक शेप बनी हुई दिख रही है। तो इसलिए इस प्रोटीन को कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है जो भी दूसरे मोलिक्यूल्स बाहर से आते हैं, उनको ये क्या करती है बोलो, एक्सेप्ट। ये जो प्रोटीन होती है इन्हीं को तो आप एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम आर नथिंग बट दे आर द प्रोटीन। एंजाइम का नेचर प्रोटीनेसियस होता है, तो यहाँ पे ये एंजाइम का काम करेगी। और एंजाइम क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर यहाँ पे कौन आएंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे। वो इसके सरफेस के ऊपर जो ऊपर शेप बनी हुई है, डिफरेंट प्रोटीन के सरफेस के ऊपर ये जो शेप है, जिसे रिएक्टिव साइट आप कहेंगे, जो शेप बनी हुई है बोलो इसको आप क्या कहेंगे, जो यहाँ पे शेप बनी है दैट इज द रिएक्टिव साइट। इसी के ऊपर तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके सिट करते हैं, बैठते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इस एंड के ऊपर आते हैं और अंदर तक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास हो जाते हैं और दे मूव टुवर्ड्स द इंटरनल सरफेस तक, वहां तक पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि आपके आखिर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। अभी मैंने ये बताया कि जो प्रोटीन्स होती हैं यही तो एंजाइम होते हैं। सो द एंजाइम और द प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही बोलो ये क्या है, एम्बेडेड है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो टनल प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहती है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर रहती है। बिल्कुल देखो इस टाइप से मैं आपको ड्रा भी करके दिखा दूं, हमने पहले बताया था ये एक्सटर्नल प्रोटीन्स होती हैं, एक्सटीरियर प्रोटीन्स कहलाती है। देखो जो इस टाइप से प्रेजेंट होती है, दे आर दी एक्सटीरियर प्रोटीन्स। और जो ये एक्सटीरियर प्रोटीन कुछ आपके देखो अंदर ही रहती है प्रोटीन, देखो इस टाइप से बिल्कुल अंदर ही अंदर, देखो इस टाइप से मैं दिखा दूं। तो ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है जो बिल्कुल आर पार निकल जाए, जैसे गुफा होती है उसकी तरह। सो दीज आर द टनल प्रोटीन्स, जिसके ऊपर मैंने रिएक्टिव साइट लिख के छोड़ रखा है। So the enzyme or the proteins which are embedded in the cell, which are embedded in the cell membrane and are necessary or the crucial for the communication system in the body by receiving the chemical messenger. chemical messenger को ये क्या करते हैं बोलो, receive means जो chemical messenger क्या है, आपके जो reactant है वो आपके क्या रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, वो रिएक्टिव साइट के थ्रू और कहाँ पे चले जाते हैं, इंटरनल सरफेस की तरफ चले जाते हैं। रिलीज्ड बाय द टारगेट मॉलिक्यूल और द ड्रग्स आर कॉल्ड एज द रिसेप्टर। तो ये जो आपकी टनल प्रोटीन्स हैं ये आपकी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि ये किसको रिसीव करती है, कौन इसके रिएक्टिव साइट के ऊपर आके सिट करता है, बैठता है। वो आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आपके ड्रग्स भी हो सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दे रिलीज ए केमिकल, फिर वो केमिकल रिलीज करते हैं। उस निकले हुए केमिकल को हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। उसी के थ्रू जो मैसेज है देखो इंटरनली चला जाता है। तो ये क्या थी, हमने आपको बताया दैट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर। ये क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, जैसे आप रिएक्टिव साइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा कौन, ये बाइंडिंग साइट क्या करती है, यहाँ पे रिसीव द केमिकल मैसेंजर। ये रिसीव करती है किसके थ्रू, विच इज रिलीज्ड बाय द बोलो कौन, या तो टारगेट मॉलिक्यूल या बोलो कौन, ड्रग्स। आपने देखा ना बिल्कुल एंटी शेप बनी हुई है, ताकि इसमें आके फिट हो जाए। कौन फिट हो जाए इसमें आके, टारगेट मॉलिक्यूल या ड्रग्स। टारगेट मॉलिक्यूल अक्सर आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो सकते हैं, वो अक्सर पॉइजन का काम करते हैं, वो डिजीज को इंक्रीज यानी करके। और ड्रग्स क्या करती हैं, जो हमें बीमारी से बचाती है। तो फिर क्या हुआ कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल मैसेंजर कौन हुए। अब हम केमिकल मैसेंजर की डेफिनेशन देखते हैं। अभी हमने ये आपके लिखा, उसके बेसिस पे पढ़ा, केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द टारगेट मॉलिक्यूल्स और द ड्रग्स एंड गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग इनटू द सेल।
बिल्कुल बाहर से वहीं से देखो मैसेज देंगे। ध्यान से देखो, मैंने जो रिसेप्टर प्रोटीन जहाँ पे लिख रखा है उसके नीचे देखिए आप, मैंने मैसेज लिखा है और देखो वहां पे जैसे सिग्नल आते हैं, देखो सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन होती है आर्क की फॉर्म में मैंने दिखा है। दीज आर दी सिग्नल, दीज आर दी मैसेज, जो मैसेज पहुंच गया। बोलो ये मैसेज कब पहुंचा? जब आपके जो टारगेट मॉलिक्यूल है, ये टारगेट मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे इस टाइप से आता है और देखो इसके सरफेस के ऊपर देखो इस टाइप से, देखो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस के ऊपर मान लीजिए बैठ गया या ड्रग्स आके बैठ गई, दोनों में से कौन बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? टारगेट मॉलिक्यूल्स और ये जो ड्रग्स होते हैं, इन दोनों में से जो भी जो रिसेप्टर प्रोटीन की जो रिसेप्टर वाली जो साइट है वहां पे जाके कौन बैठे, आउट ऑफ दीज टू, टारगेट मॉलिक्यूल बैठे या ड्रग्स बैठे, वही बैठेंगे विच हैव द मोर एफिनिटी फॉर दैट रिसेप्टर साइट, फॉर दैट रिएक्टिव साइट एंड विच कैन फॉर्म द मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। भी डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनाएंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्डिंग का नेचर डिफरेंट हो सकता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वही तो रिसेप्टर साइट के ऊपर बैठेगा। और जैसे अभी हमने बैठे हुए दिखा दिया, अब यहाँ पे बैठते ही क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। यही तो हमने आपको डेफिनेशन में लिखा, केमिकल मैसेंजर है क्या था, केमिकल्स। अब जैसे मैंने ये टी लिखा, टारगेट मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया, रिसेप्टर साइट के ऊपर ये बैठ गया। अब ये क्या करेगा, बैठ के केमिकल रिलीज करेगा। ये रिसेप्टर, ये जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है ये एंटर नहीं करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होगा, ये इंटरनल सरफेस के ऊपर नहीं जाएगा। ये सिर्फ क्या करेगा, वहीं पे बैठ के रिसेप्टर साइट के ऊपर वहां से क्या रिलीज करेगा, एक केमिकल, और ये मैसेज देगा अंदर की तरफ। वो केमिकल अंदर की तरफ चला जाएगा एंड रिलीज द मैसेज। सो द केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द टारगेट मॉलिक्यूल और द ड्रग्स and gives the message to the cell without entering into the cell are called the chemical messenger। देखो नीचे मैसेज मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो अभी हमने बताया, टारगेट मॉलिक्यूल्स आखिर होते कौन है? The target molecules are the biomolecules like the carbohydrates, the lipids, protein, nucleic acid, and that are involved in certain metabolic pathway by interacting with the receptors, and may lead to the unwanted reactions and may cause the disease। ये unwanted reaction भी दिखा सकते हैं यहाँ पे जाके। लेकिन अगर limited जो इनका वर्क है सिर्फ उतना ही फंक्शन करे तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की चलती रहेगी। लेकिन अगर ये अनवांटेड रिएक्शन दिखाना शुरू कर दें, अनवांटेड वहां पे जाना शुरू कर दे रिसेप्टर साइट के ऊपर, अनवांटेड मैसेज देना शुरू कर दें, तो दे मे कॉज द डिजीज। तो आपकी जो सेल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वो डिजीज कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या, हुज एक्टिविटीज इनहिबिटेड बाय द इंटरेक्शन विद द ड्रग्स। अब इसकी जो एक्टिविटी है ये कौन रोक सकता है कि यहाँ पे इस साइट के ऊपर जो मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे ये टारगेट मॉलिक्यूल आके ना बैठे। इसके आने से पहले ही देखो मैं क्या दिखा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बीच में ड्रग मैंने देखो डी लिख दिया, कि दूसरे वाले को हम डी मान लेते, देखो उस ड्रग को भी मैंने बीच में डी लिख दिया। ये ड्रग आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर ले। अब यहाँ पे जो अनवांटेड रिएक्शन होनी थी आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो नहीं हो पाएगी। तो बाहर से हमने क्या लिया, नहीं तो डिजीज हो जाती। अब जो ड्रग हमने ली उसने क्या किया, जो ड्रग है वो इस रिसेप्टर साइट के ऊपर बैठ गई और जिसकी वजह से जो टारगेट मॉलिक्यूल जिनकी वजह से डिजीज हमें हो रही थी, अब वो इस रिसेप्टर साइट के ऊपर बैठ ही नहीं पाए। और इस वजह से जो अनवांटेड केमिकल उनको जो रिलीज करना था वो केमिकल भी रिलीज नहीं होगा, इसलिए हम उस डिजीज से बच जाएंगे। अब वो डिजीज को रोक दिया, किसने रोक दिया, इस ड्रग ने। तो बोलो टारगेट मॉलिक्यूल्स कौन थे, द बायोमोलिक्यूल्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स और द लिपिड और द प्रोटीन्स, and they are get involved in different metabolic pathway in a suitable way or not in a suitable way. In suitable way they cause no disease, in unwanted way they may cause the disease, and their unwanted reactivity can be protected, can be prevented, can be inhibited by their interaction with the drugs। और इनकी जो अनवांटेड जो रिएक्टिविटी है आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स की, उनको रोकता कौन है, वो ड्रग मॉलिक्यूल रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपकी रिसेप्टर प्रोटीन होती है उसके सरफेस के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है, जो रिएक्टिव साइट है, उसके ऊपर जाके ड्रग मॉलिक्यूल खुद जाके बैठ जाते हैं और टारगेट मॉलिक्यूल को वहां पे बैठने से रोकते हैं। और जिसकी वजह से उनकी अनवांटेड जो रिएक्शन होनी थी, अनवांटेड केमिकल जो उनको रिलीज करना था टारगेट मॉलिक्यूल्स को, वो रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो दैट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल और इसकी सेंस थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली डेफिनेशन, एंटागोनिस्ट या एंजाइम इनहिबिटर आप किसे कहते हैं। जो ड्रग्स जो क्या करें, जो ये साइट है, देखो हमने अभी आपको बताया कि जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं अगर ये एक्सेस में हम डाल देते हैं तो क्या कर सकते थे, टारगेट मॉलिक्यूल ये कोई डिजीज भी कर सकते हैं। नॉर्मल वे में ये जाके अटैच करे, नॉर्मल अमाउंट में ये जो केमिकल्स रिलीज करते रहते तो कोई डिजीज ही ना होती। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे पास जो बाहर से हमने ड्रग डाली, जो ड्रग किस लिए डाली, उसकी अनवांटेड रिएक्शन रोकने के लिए। लेकिन अगर वो अनवांटेड रिएक्शन कर नहीं रहे टारगेट मॉलिक्यूल्स, और फिर क्या हुआ, और हमने बाहर से ये ड्रग डाल दी और ये ड्रग ने क्या किया, जाके बाइंडिंग साइट के ऊपर बैठ गई, रिसेप्टर साइट के ऊपर बैठ गई, रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके बैठ गई ड्रग मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, हमारी नॉर्मल रिएक्शन ही रुक गई,
हमारी नॉर्मल रिएक्शन रुक गई। तो किसने रोकी वो नॉर्मल रिएक्शन? इस ड्रग ने। तो मीन्स ड्रग हमारे लिए अच्छी हो भी सकती है, वो ना भी हो। ड्रग हमारे लिए अच्छी कब है? तब हमें जब जब हमें जो टारगेट मॉलिक्यूल है उनकी अनवांटेड रिएक्शन रोकनी ही हो। अगर उनकी अनवांटेड रिएक्शन हमें ना रोकनी हो तो उस वक्त ड्रग हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी। तो मीन्स हम क्या कह रहे हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो क्या कर सकती है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लॉक्स द रिसेप्टर साइट। वो जो रिसेप्टर साइट है इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकती हैं, उसको ब्लॉक कर सकती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है, डायरेक्टली का मतलब यहीं पे जाके बैठ गए, जो रिसेप्टर साइट थी इसके ऊपर जाके वो फिट हो गए लॉक की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, और उन्होंने जो इनहिबिट्स द नॉर्मल फंक्शन, नेचुरल फंक्शन, और जो नेचुरल फंक्शन था उसको रोक दिया। उसके नेचुरल फंक्शन को क्या कर दिया इन्होंने, रोक दिया। तो ऐसे केमिकल्स उस वक्त हम ड्रग को कहते हैं एंटागोनिस्ट। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। और द एंजाइम इनहिबिटर, जो प्रोटीन थे वो लोग कौन थे? प्रोटीन और एंजाइम। बाहर से जो ड्रग डाली हमने, ड्रग ने क्या किया, जो एंजाइम है उसके वर्किंग को रोक दिया, उसके ऊपर टारगेट मॉलिक्यूल को आने से रोक दिया। सो द ड्रग्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइंड्स और ब्लॉक द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स द नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड द एंटागोनिस्ट। उसे क्या कहते हैं? उसे आप एंटागोनिस्ट कहते हैं। लेकिन हमने अभी बताया ये यूजफुल सिर्फ कब होती है? एंटागोनिस्ट जो है वैसे तो यूजफुल होंगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी रुक जाएगी। लेकिन इसका फायदा कब है? जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में अभी बताया कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है एक्सेस में आ रहे थे, आपकी रिसेप्टर साइट के ऊपर आके बैठ रहे थे एक्सेस में, और फिर उससे क्या हो रहा था, ज्यादा केमिकल रिलीज हो रहा था, मैसेज, अनवांटेड मैसेज जा रहे थे बॉडी के अंदर, जो सेल है उसकी नॉर्मली फंक्शन चलनी बंद हो गई थी। तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल को रिसेप्टर साइट के ऊपर आके बैठने से रोकना था। तो उस वक्त अगर हम ड्रग डाल दें तो ड्रग क्या करेगी, वो रिसेप्टर साइट के ऊपर बैठ जाती है, और जिसकी वजह से रिसेप्टर साइट ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? ब्लॉक। क्योंकि अब वो टारगेट मॉलिक्यूल वहां पे नहीं बैठ पाएंगे, और दोबारा से हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग, जो एक्सेस जो फंक्शनिंग हो रही थी आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वो रुक जाएगी और नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस वक्त इसकी ये एडवांटेज भी है। तो ऐसा नहीं कि जो एंटागोनिस्ट है वो हमारे लिए हमेशा ही हार्मफुल होते हैं। दे मे बी यूजफुल व्हेन द ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट किन्हें कहते हैं? दीज आर the drugs which maintains the natural function in the absence of the natural messenger. means for example, किसी को जैसे डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज क्यों नहीं होती नॉर्मल बॉडी के अंदर? वो इसलिए नहीं होती कि जो पेनक्रियास होता है उसके अंदर से जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर लेता है। ब्लड के अंदर जो भी एक्सेस ऑफ आपका ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, इट कन्वर्ट इट एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर, और लीवर के अंदर जो एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। किसने किया ये काम? कौन था वो जिसने ऐसा मैसेज दिया आपके सेल के अंदर कि जो ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए? कौन था वो? था इंसुलिन। किसने सिक्रीट किया? पेनक्रियास ने। तो इंसुलिन बनना बंद हो जाए, पेनक्रियास इंसुलिन को सिक्रीट करना बंद कर दे, तो क्या करेंगे, जो एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है ब्लड में वो ब्लड में ही रहेगा, और उसको डायबिटीज कह देते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज जो मेलाइटस जो डिजीज हो जाती है, अब क्या करें, हमें बाहर से डालनी पड़ी कोई ड्रग, जो ड्रग क्या करेगी, जो हमें उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन, बाहर से देना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन जब बाहर से देते हैं वो क्या करता है, वो जो ब्लड के अंदर एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है अब उसको कन्वर्ट करना शुरू करेगा, किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। मीन्स जो नेचुरल मैसेंजर था वो तो रहा नहीं, जो नेचुरल मैसेंजर था वो तो रहा नहीं, इंसुलिन तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो नहीं रहा, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल सब्सटेंस की ड्रग की हेल्प लेनी पड़ी। सो द ड्रग्स व्हिच मेंटेन्स द नेचुरल फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल मैसेंजर आर कॉल्ड एज द एगोनिस्ट। आप उन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। तो जैसे आप बड़े ध्यान से देखिए, जो मैंने बताया था ये अभी एंटागोनिस्ट के बारे में, आप इस डायग्राम के अंदर देखो, ये है नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव तो बोलो कौन सा था, कि जो रिसेप्टर साइट थी उसके ऊपर डायरेक्ट ही कौन आके बैठ गई, ड्रग, जैसे मैंने बैठा हुआ दिखा रखा है। यहाँ पे है कि देखो नॉन कॉम्पिटेटिव, जो ग्रीन कलर से हमने दिखा रखा है ये कोई और नहीं, ये ड्रग है। बोलो कौन है, बोलो दैट इज द ड्रग, डी है ये आपकी ड्रग। जो ऊपर जो साइट हमने दिखा रखी है ये साइट बोलो कैसी है, दैट इज द रिएक्टिव साइट, ये आपकी रिएक्टिव साइट है। देखो रिएक्टिव साइट, अब जो रिएक्टिव साइट है देखो उसकी कोई ना कोई शेप होती है, तभी उस शेप के ऊपर पार्टिकुलर आपका जो बाहर से ड्रग या टारगेट मॉलिक्यूल आके बैठते हैं, जिसे सबस्ट्रेट हमने लिख रखा है। तो सबस्ट्रेट की ध्यान से देखो जो शेप है, अब देखो सबस्ट्रेट नहीं बैठ पाया, प्लेन सरफेस हो गया, लेकिन अब आराम से देखो बैठ पा रहा है, प्रोडक्ट आपके बन गए। तो क्या करता है, जैसे ही ये ड्रग मॉलिक्यूल, ये जो दूसरी साइट है
जिसके ऊपर ये ड्रग मॉलिक्यूल आके बैठा है, दैट पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। आप इसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट वो होती है विच इज प्रेजेंट नियर टू द आपकी रिएक्टिव साइट। जो रिएक्टिव साइट होती है उसके जो नियर अबाउट साइट होती है, देखो रिएक्टिव साइट तो ऊपर है और जो एलोस्टेरिक साइट है वो नीचे है। तो ये जो आपका इनहिबिटर है ये डायरेक्ट आपकी रिएक्टिव साइट पे नहीं बैठ रहा। अगर डायरेक्ट रिएक्टिव साइट के ऊपर बैठ जाता तो वो डायरेक्टली ब्लॉकिंग कहलाती है। अब ये इनडायरेक्टली देखो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठ गया, और बैठने से क्या हुआ, देखो जो शेप है रिएक्टिव साइट की वो चेंज होगी, देखो प्लेन हो गया सरफेस, सब सबस्ट्रेट देखो बैठ ही नहीं पा रहा। अब वो जब हट जाता है तो शेप बन जाती है। तो इट मींस इसको कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट ब्लॉकिंग। सीधे बैठ जाते हैं रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके। अगर आपकी ड्रग मॉलिक्यूल आपका एंटागोनिस्ट अगर सीधा ही रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके बैठ जाए, डायरेक्ट ब्लॉकिंग। उसके ऊपर ना बैठ के आपके जो इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठ जाए, देखो अब जैसे बैठ गया, सरफेस प्लेन हो गया, शेप नहीं रही, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मींस फर्दर आपकी रिएक्शन ना चल पाए, तो इसको कहते हैं आपके इनडायरेक्ट ब्लॉकिंग। डायरेक्ट बैठ जाए तो कंपटीशन चला, किसके बीच, सबस्ट्रेट और ड्रग के बीच। नॉन कॉम्पिटेटिव मींस ये डायरेक्ट नहीं बैठे, सबस्ट्रेट ही आया लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा, तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। ये कितने टाइप के होते हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, जिन्हें एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो जो अगर जो ड्रग्स हैं, द ड्रग्स डायरेक्टली compete with the natural substrate for their attachment on the reactive site of the enzymes and directly block the reactive site of the enzyme। वो डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। जैसे आपके पास एंजाइम है, रिसेप्टर है, यहाँ पे ये रिएक्टिव साइट है, इसके ऊपर ये टारगेट मॉलिक्यूल भी आ गया जो आपके, और ये सेकंड आपका सबस्ट्रेट भी आ गया, सबस्ट्रेट आके बैठना चाहता है। तो आपके जो टारगेट मॉलिक्यूल जो जिसे आप इनहिबिटर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अब क्या हो, अब ये देखा जाएगा आउट ऑफ द सबस्ट्रेट जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट का है, हम चाहते हैं ये सबस्ट्रेट आके बैठे रिएक्टेंट के ऊपर और जो नॉर्मल आपके केमिकल मैसेंजर का ये काम करे, मैसेज दे, नॉर्मल रिएक्टिविटी चलती रहे। लेकिन अगर इसके ऊपर आके बैठ जाए टारगेट मॉलिक्यूल, अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा आउट ऑफ दीज टू, द इनहिबिटर और द सबस्ट्रेट व्हिच विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग विद द रिएक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विल सिट देयर, वही यहाँ पे आके बैठेगा। देखो जैसे, तो इंटरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है, वो इंटरेक्शन आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वंडरवाल बॉन्डिंग भी, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड भी, ये डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है। और जो डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन करेगा वही जाके इसके ऊपर सिट हो जाएगा। देखो जैसे एंजाइम और ये आके मान लीजिए टारगेट मॉलिक्यूल बैठ गया, सबस्ट्रेट बैठ ही नहीं पाया यहाँ पे, तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया, इनहिबिटर डायरेक्ट जाके बैठ गया आपके एंजाइम के सरफेस के ऊपर, तो डायरेक्ट ब्लॉकिंग हो जाए आपकी रिएक्टिव साइट की, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाता है। लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली ब्लॉक करते, डायरेक्टली ना बैठे सरफेस पे, जैसे ये एंजाइम, ये रिएक्टिव साइट, ये उसके नियर अबाउट जो साइट होती है, द साइट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रिएक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज द एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट होती है। तो जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सबस्ट्रेट है, उनमें अब की बार डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। जो आपका इनहिबिटर है वो क्या करेगा, वो देखो जाके, वो ध्यान से देखिए, वो जाके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बैठ गया, और जिसकी वजह से देखो जो शेप थी अभी तक, देखो मैंने नॉर्मल दिखा रखी है, जैसे ही ये बैठा, देखो बैठते ही साथ शेप चेंज हो गई। शेप बोलो क्या हो गई, चेंज हो गई। इनहिबिटर कहाँ पे जाके बैठा, बोलो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठता है तो जो रिएक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो गई। शेप चेंज होने से जो सबस्ट्रेट है आपका वो अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा रिएक्टिव साइट को, इसलिए ये क्या कहलाए, आपकी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आपके कहलाते हैं। आपकी इनडायरेक्ट ब्लॉकिंग हो गई यहाँ पे। तो इस टाइप से आप देख पाए कि डायरेक्ट ब्लॉकिंग मतलब रिएक्टिव साइट के ऊपर ही इनहिबिटर जाके बैठ जाए, डायरेक्ट ब्लॉकिंग। आपकी रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके ना बैठे बल्कि एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठ जाए और जो रिएक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दे, और शेप चेंज होने से अब सबस्ट्रेट वहां पे जाके अपनी बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ब्लॉकिंग। और इस वक्त जो इनहिबिटर्स हैं वो कहलाते हैं आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो जो ये आपका इनहिबिटर है ये कब परमानेंटली ब्लॉक करेगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन द इनहिबिटर कैन परमानेंटली ब्लॉक द एंजाइम। एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कब कर सकता है, तभी कर सकता है इफ द इनहिबिटर फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना ले, किसके साथ, विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ अगर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कॉम्पिटिटिव जैसे इनहिबिटर चल रहा था, उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान अगर जो एंजाइम के सरफेस पे जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके बैठता है, इफ इट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, तो वो अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो टारगेट जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो उसको कहते हैं परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी है रिएक्टिव साइट, क्या हो गई है एंजाइम की, परमानेंटली ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ द कीमोथेरेपेटिक एक्शन।
देखो सिंपल सी बातें हैं, ये तो नॉर्मली हम जानते ही हैं कि बायोलॉजिकल डिफेंस सबसे पहले जो हमारी जो बॉडी है उसी को डिफेंस करना होता है। जो बायोलॉजिकल डिफेंस में सबसे पहले क्या आती है, कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले हमारी स्किन ही आ जाती है। स्किन स्किन हमें किसी भी डिजीज के होने से बचाती है कि जो डायरेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए वो पहुंच गए हमारे माउथ के अंदर, तो वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिससे आपके म्यूकस रिलीज होता रहता है, वो अपने अंदर डिसोल्व कर लेते हैं। उसके अंदर से जो एंजाइम होते हैं वो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दीज आर दी बैरियर्स, ये बैरियर का काम करते हैं, ये बायोलॉजिकल डिफेंस हैं। जो बाहर से आने वाले जो एंटीजेंस हैं, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी का खुद का सेल्फ डिफेंस कहलाता है। सो द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, बोलो, एंटीजेंस। जो भी हार्मफुल जो बाहर से आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जो टॉक्सिक जो केमिकल रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, वो एंटीजेंस कहलाते हैं। और फिर जैसे ही वो एंटीजन हमारी बॉडी में, स्किन ने पूरी कोशिश की रोकने की, मान लीजिए वो रोक लिया, बहुत अच्छी बात, हमें डिजीज नहीं होगी। उसके बाद मान लीजिए माउथ के थ्रू जाता है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस निकलता है, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, म्यूकस ने, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर आपके इतने स्ट्रॉन्ग हैं आपके जो एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो फिर जो वो ब्लड में पहुंचते हैं, तो फिर क्या प्रोड्यूस होनी शुरू होती है, हमारी बॉडी फिर भी फाइट करती है। जो बॉडी जो ब्लड है वो एक कनेक्टिंग टिश्यू है, फिर वो दोबारा से फिर फाइट होनी शुरू हो जाती है। तो ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होती है, उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज, टू फाइट अगेंस्ट दीज हार्मफुल आपके टॉक्सिक एंटीजेंस, उसके साथ फाइट करने के लिए। तो बायोलॉजिकल जो डिफेंस है वो क्या करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो माइक्रोब्स बाहर से आते हैं, उनको क्या करते हैं, वो उनको इंगल्फ करते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं बाय द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के द्वारा भी ऐसा हो सकता है। एरिथ्रोसाइट्स मींस आपके आरबीसी होते हैं, ल्यूकोसाइट्स मींस आपके डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जो कि फाइटिंग का काम करते हैं, जो हमें डिजीज से बचाते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की अमाउंट बहुत ज्यादा, एक नॉर्मल काउंट होता है हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का भी, आरबीसी का भी। अगर डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट है, ब्लड टेस्ट जब किया जाता है उसके अंदर नॉर्मल काउंट है डब्ल्यूबीसी की, जो लिमिट है उसकी कि इतने होने चाहिए आपके ब्लड के अंदर, अगर उससे ज्यादा डब्ल्यूबीसी बढ़ चुके हैं आपके ब्लड के अंदर, इट शोज दैट कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल आ चुका है, और उसके लिए फाइट कर रहे हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ गई। फाइट करने के लिए वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनकी अमाउंट बढ़ जाती है, टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल केमिकल्स विच गेट एंटर्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब जैसे आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो एंटीबॉडीज बनी, देखो ये हार्मफुल, देखो केमिकल्स जो भी आए थे, आप दोबारा से ध्यान से देखकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो बीटा सेल, प्लाज्मा सेल, उसके बाद एंटीबॉडीज बनी। एंटीबॉडीज देखो जो हार्मफुल, ये एंटीजन जो हमने ब्राउन कलर से दिखाया, इन्होंने इसको फाइट किया, इसको जला दिया, मीन्स डायग्राम में दिखा रखा है, जला दिया मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो उसको क्या कर दिया, बोलो, डिस्ट्रॉय कर दिया, इस टाइप से। सिमिलरली जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, विच आर वायरल एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइज टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। देखो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हर डिजीज के लिए एक जैसी नहीं होती, जो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक जैसी नहीं होती। आपके हर डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए हमारी बॉडी का डिफेंस जो मैकेनिज्म जो वर्क करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट एंटीबॉडीज। तो हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं, तो डिफरेंट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन एंटरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए हर किसी डिजीज के लिए जो आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो आपकी पर्टिकुलर ही होंगी। जैसे जो वैक्सीन जैसे डेवलप की जाती है, कैसे डेवलप की जाती है, वो आपके डिफरेंट टाइप से डेवलप की जा सकती है। वो कोई आपका जो जो डेड, जैसे आजकल कोरोना वायरस का चला हुआ है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके और फिर वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उसको देखते ही बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर ये फॉरेन सब्सटेंस कहाँ से आ गया। तो बॉडी के अंदर जो फॉरेन सब्सटेंस आता है वही तो एंटीजन होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वैसे वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म के अंदर, लेकिन फिर भी उसको देखते ही उसके अगेंस्ट वो अपने आप की संख्या बढ़ा लेते हैं, इसको मारे कैसे। तो जो हमारी बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी प्रोड्यूस होती है टू डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस कॉल्ड द एंटीबॉडीज, और वो इतनी माइन्यूट अमाउंट के अंदर डाली जाती है बॉडी के अंदर ताकि हमें वो डिजीज ना हो। डिजीज तो हो ना, लेकिन उस डिजीज को मारने के खिलाफ क्या प्रोड्यूस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज, केमिकल डिफेंस। तो ये तो था बायोलॉजिकल डिफेंस, जो हमारी बॉडी अपने आप ही क्रिएट कर लेती है, हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही एंटीबॉडीज बन जाती है। सबसे पहले स्किन बैरियर का काम किया, फिर म्यूकस
जो मेम्ब्रेन होती है वहां से म्यूकस निकलता है, वो फाइट करते हैं उस जितने भी एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो हमारी बॉडी के अंदर खुद का डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और फिर वो क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी। लेकिन फिर भी अगर वो ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो उस वक्त हमें बाहर से ड्रग लेनी ही पड़ती है, और वो ड्रग लेनी पड़ जाए तो वो कहलाता है केमिकल डिफेंस। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में एंटीजन्स एंटर कर जाते हैं और उस वक्त हमारा बॉडी का जो खुद का डिफेंस मैकेनिज्म अगर कमजोर हो जाए, एंटीबॉडीज उतनी अमाउंट में ना बन पाए और फिर हमें डिजीज हो जाती है, तो उस वक्त उन जो एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर से हमें लेना पड़ते हैं केमिकल्स, हमें लेनी पड़ती है ड्रग्स। जो ड्रग्स करनी चाहिए मेडिसिन का काम, वो पॉइजन का काम ना करे, इस टाइप की हमें ड्रग्स बाहर से लेनी पड़ती हैं, तो वो कहलाता है केमिकल डिफेंस। तो केमिकल डिफेंस क्या, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, मतलब केमिकल की सहायता से, ड्रग्स की सहायता से इलाज करना। तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आर दी फॉरेन एजेंट्स द बॉडी अटेम्प्ट टू गेट rid ऑफ का मतलब उसको बाहर निकाल देती हैं, उन बीमारी उनको मार के बाहर गिरा दे। तो get rid of these quickly as possibly by altering the chemically, either to make them less toxic or make them more soluble so that can be easily extracted out। देखो क्या होता है, ऐसा कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि जब कभी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर लें, वाटर इनटेक आप ज्यादा रखें, क्योंकि क्या होता है कि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। जो भी आपने ड्रग लिया, ड्रग ने क्या किया, जो भी आपके एंटीजन्स जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करेगी कौन, अब केमिकल्स ही डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि बॉडी डिफेंस ने काम करना बंद कर दिया था इसलिए, या कम वर्क कर रहा था। बाहर से हमने केमिकल्स लिए, ड्रग्स लिए जो मेडिसिन का काम कर रहे थे, उन्होंने उनको मार गिराया, और जैसे ही वो उनको मार गिराए उसके बाद वो किसके थ्रू पास आउट हो जाने चाहिए, वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए, यूरिन के थ्रू वो पास आउट होते चले जाए। अगर हम वाटर इनटेक नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर ही रहेंगे, वो हो सकता है वो दोबारा से एज सच आपके उनकी कंसंट्रेशन ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी एंटीजेंस होते हैं, या तो उनको क्या कर देते हैं, उनके इफेक्ट को कम कर देते हैं, या उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको वाटर सोल्युबलाइज फॉर्म के अंदर दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। तो कीमोथेरेपेटिक जो एजेंट्स होते हैं वो जब एक्ट करते हैं तो डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। दीज आर दी सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव का मतलब आपने पढ़ा होगा ना, जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स वो होते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए वाटर है, वाटर के ऊपर आपने ऑयल डाल दिया, ऑयल के अंदर जो वाटर है वो सोल्युबलाइज नहीं हो रहा था, ऑयल जो क्या करता है, वाटर के सरफेस के ऊपर सेपरेट लेयर बना देता है इससे। तो हम बाहर से एक ऐसा केमिकल डाल दे, जैसे हम साबुन डाल देते, सोप, हमने सोप एंड डिटर्जेंट्स में आपको बताया था, वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। वो जो इंटरफेशियल टेंशन है, जो तनाव है ऑयल और वाटर के बीच, उस तनाव को कम करते हैं, इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करते हैं, और उनको आपस में सोल्युबलाइज कर देते हैं, उनको मिक्सअप कर देते हैं, वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। सिमिलरली जो आपके केमिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दे आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जो क्या करते हैं, जो चीजें आपस में सोल्युबलाइज नहीं हो पा रही थी उनको सोल्युबलाइज करने का काम करते हैं। सो दे आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स। नंबर ऑफ जो आपकी जो ड्रग्स होती हैं वो ऑपरेट करती हैं, वो क्या करती हैं, यही काम करती है। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अभी हमने बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, उनके सरफेस के ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। तो जो हम केमिकल अभी मैंने बताया, जो ड्रग्स था उनका एक्शन कैसे चलता है, पीछे आपको बताया गया था कि वो रिसेप्टर प्रोटीन्स के ऊपर जाके बैठते हैं, केमिकल मैसेंजर आपके रिलीज का केमिकल रिलीज करते हैं, जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, खुद एंटर नहीं करते सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सिर्फ वो केमिकल ही एंटर करता है एंड इट गिव द मैसेज, और वो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म टाइप से क्रिएट कर देते हैं। मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके डिफरेंट टाइप की जो हम ड्रग लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कुछ ऐसी होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो वायरस के अगेंस्ट काम करेंगी। तो जो आपके जो मेटाबॉलिक जो एक्शन है उनके अगेंस्ट काम करने का जो भी डिजीज है, उसके लिए अलग अलग टाइप की ड्रग होंगी। जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ जो काम करेंगी वो सल्फा ड्रग्स कहलाएंगी, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कहलाएंगी। जो आपकी प्रोटोजोआ के अलग काम अगेंस्ट काम करे, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स कहलाएंगी। जो फंगस के अगेंस्ट काम करे वो एंटी फंगल ड्रग्स कहलाएंगे। हर एक का जो प्रिंसिपल होगा, मैकेनिज्म होगा, जो ड्रग का एक्शन होगा, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। वो क्या होगा बोलो, हर एक के लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा, और हर एक का पर्पज वही रहेगा, क्या कि जो बाहर से एंटीजन आ चुके हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, उसके इफेक्ट को रोकना। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्रोटोजोन्स हो, चाहे वो आपके हेलमिन्स हो, मीन्स वॉर्म्स हो, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, जो भी हो, उनके वर्क को रोकना, उनकी ग्रोथ को रोकना ही काम कहलाता है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोक देना। तो ये थे आपके जो मैकेनिज्म ऑफ द कीमोथेरेपेटिक एक्शन।
अब हम देखते हैं कि जो ड्रग्स हैं उनको हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ हम देखेंगे वेज ऑफ क्लासिफिकेशन को, क्लासिफाई आप कैसे कैसे कर सकते हैं और कौन सी क्लासिफिकेशन डॉक्टर के लिए ज्यादा यूजफुल होती है। तो जो क्लासिफाई डिफरेंट वेज में कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस के ऊपर की गई है कि यूज ऑफ ड्रग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी ड्रग यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल यही डॉक्टर के लिए ज्यादा यूजफुल है, किसी को पेन हो गया है तो पेन किलर्स ड्रग लेते हैं जिसे एनाल्जेसिक्स कहते हैं। जिनको फीवर हो गया, एंटी एंटी काम करे, पायरा का मतलब हीट का मतलब बुखार, फीवर जो फीवर के अगेंस्ट काम करे तो आप एंटीपायरेटिक्स ड्रग उनको दे देंगे। तो ये कहलाया कि ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मींस डिपेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज, के डिजीज कौन सी हुई, क्या हो गया है हमारी बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से ड्रग को लेना, उसको यूज करना। नेक्स्ट आ जाता हूं द बेस ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग काम कैसे करती है, कहाँ पे काम करती है, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, ये ड्रग किस तरह से एक्ट करेगी। तो उसके बेसिस के ऊपर ड्रग को क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये तो इस तरह से अटैक करेगी, इसका मैकेनिज्म ये है, इसकी प्रोसेसिंग ये है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रग एक्शन भी आप ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजीज होती है जिसे आप सिंपली एलर्जी कहते हैं, किसी को एलर्जी वाटर से भी हो सकती है, किसी को हीट से भी हो सकती है। उनके अगेंस्ट काम करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उनको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। ये क्या करते हैं, हिस्टामिन को बनने से रोकती है। हो गया ना इसका क्या हो गया आपका मैकेनिज्म, कि ये ड्रग ऐसी होंगी, ये केमिकल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। तो हमने ऐसी ड्रग ले ली जो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ये होगा इस टाइप से कि वो हिस्टामिन को बनने ही नहीं देंगे। तो ये कहलाता है ऑन द बेस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। देखो जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हर एक जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है जो आपका ड्रग का काम करेगा, जो आपके मेडिसिन का काम करेगा, अगर हम सबकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दें तो हम ये देख लिया हमने कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसके अंदर ये पार्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है और इस ग्रुप की वजह से हमें फीवर नहीं आएगा। तो मीन्स ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर देखते हुए, उनके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो देखते हुए हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता हूं द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, वो अटैक कहाँ पे करेंगे जाके, वो अटैक कहाँ पे करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर है, कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है, उसके सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होती है, जो जिन्हें टनल प्रोटीन्स थी, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जो रिएक्टिव साइट होती है जिसे हम रिसेप्टर साइट कहते हैं, वहां पे कौन आके अटैक कर सकता है, कौन आके वहां पे बैठ सकता है, आपके कौन से टारगेट मॉलिक्यूल वहां पे आ सकते हैं। तो क्या इसी बेसिस के ऊपर कि विच टाइप ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल कैन फिट ऑन दैट रिसेप्टर साइट ऑफ द टनल प्रोटीन्स एंड thus the reaction or the mechanism or the cell can फंक्शन नॉर्मली, और जिसकी वजह से जो सेल है अपने नॉर्मल फंक्शन शो कर पाए। तो इस बेसिस के ऊपर भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द मोलिकुलर टारगेट्स, ऑन द बेस ऑफ द मोलिकुलर टारगेट्स। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर ये देखा कि आपकी जो ड्रग्स होती क्या है, वो किस टाइप की ड्रग्स को ही हम मेडिसिन, या कब वो पॉइजन का काम करेंगी, और उनका केमोथेरेपेटिक एक्शन क्या है, और इनका जो मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व हुई, कब हम किसी भी केमिकल को ड्रग की तरह यूज, कब हम किसी भी ड्रग को मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, और ड्रग्स को हम आखिरकार क्लासिफाई कितने तरीके से कर सकते हैं। और जो वे जो डॉक्टर एडॉप्ट करते हैं वो आपका फर्स्ट वे है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन और ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि भाई किस डिजीज के लिए कौन सी ड्रग दी जाए। आमतौर पे यही हम यूज भी करते हैं। सो थैंक यू।